Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the female reproductive system. Female reproductive system is more complex than that of male because its function is not only to produce the gametes or the hormone बल्कि इसने बॉडी को प्रिपेयर भी करना होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। और अगर इन केस फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उस एम्ब्रियो को अपनी बॉडी के अंदर इम्प्लांट रखना, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और फिर अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स के बाद उनको बॉडी से डिलीवर करवा देना, ये भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है। तो जो कंपोनेंट्स फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बना रहे होते हैं उनमें है ओवरीज। ओवरीज पेयर्ड फॉर्म में होते हैं और इनको हम गोनेड्स कहते हैं। इन ओवरीज से पाइप्स एराइज होती हैं जिनको हम कहते हैं डक्ट सिस्टम। इन ट्यूब्स को, इन पाइप्स को, इन डक्ट्स को हम पर्टिकुलरली नेम देते हैं और इनको हम कहते हैं फिलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट्स या ओवेरियन डक्ट्स। ये डक्ट्स ओपन होती हैं इनटू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड यूट्रस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोम्ब। द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स विच इज ओपन एक्सटर्नली थ्रू विजाइना और बर्थ कैनाल। तो जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये लोकेटेड होता है इनसाइड द पेरिटोनियल कैविटी इन द लोअर एब्डोमिनल रीजन। हम इसको डायग्रामेटिकली भी स्टडी कर लेते हैं। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें आ जाती हैं दो ओवरीज। इन ओवरीज से ये डक्ट्स एराइज होती हैं जो कि ओपन होती हैं इनसाइड द यूट्रस। तो हम सबसे पहले ओवरीज के बारे में पढ़ते हैं। ये ओवरीज यूट्रस के आइदर साइड पे लोकेटेड होती है, एक साइड पर और दूसरा दूसरे साइड पे। जो बॉडी के लेफ्ट साइड पे लोकेटेड ओवरी है उसको हम कहते हैं लेफ्ट ओवरी और जो राइट साइड पे लोकेटेड होती है उसको हम कहते हैं राइट ओवरी। इस ओवरी को अपनी जगह पे फिक्स करने के लिए सर्टन लिगामेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये लिगामेंट्स हैं जो कि इस ओवरी को इस यूट्रस के साथ फिक्स करवा रहे हैं। और इसी तरीके से लिगामेंट्स इस ओवरी से एराइज होंगे जो कि इसको जो पेल्विक वॉल है उसके साथ फिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो अभी तक तो हमने लिगामेंट्स का यही फंक्शन पढ़ा कि ये वो बैंड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बोन को बोन के साथ कनेक्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस किया कि ये बेंड ऑर्गन्स को अपनी जगह पे फिक्स करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो ओवरीज है ये एलमंड शेप्ड का होता है और इसका काम होता है कि इसने पर मंथ एक एग को रिलीज़ करना होता है। तो जो एग रिलीज़ हो जाता है ओवरीज से उसको रिसीव कर लेता है ये डक्ट जिसको हमने कहा ओविडक्ट। इस ओविडक्ट के डिफरेंट जगहों पे हम डिफरेंट नेम इनको देते हैं। जो इसका इनिशियल पोर्शन है जो कि करीब होता है इस ओवरी के, तो वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है और उसको हम बोलते हैं इन्फेंडिबुलम। इस इन्फेंडिबुलम के पास इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि ओवरी के इर्द गिर्द सराउंड कर रहे होते हैं और इनको हम कहते हैं फिम्ब्रियाए या फिम्ब्री। तो इन फिम्ब्री का काम ये होता है कि जो एग ओवरी रिलीज़ कर देता है तो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो एग कहीं और ना चला जाए, वो जस्ट इस इन्फेंडिबुलर पोर्शन में आ जाए। तो इसके लिए फिम्ब्री यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो ये स्वेलन पोर्शन है जिसको हमने इन्फेंटिबुलम कहा। जब ये स्वेलन पोर्शन इस तरीके से नैरो हो जाता है तो ये बनाता है ओविडक्ट का एम्प्यूला। और एम्प्यूला वो पोर्शन होता है जहाँ पर स्पर्म्स एग का वेट कर रहे होते हैं। ये इसकी दीवारों के साथ टच हो जाते हैं स्पर्म्स और वेट करते हैं एग का। जब एग वहाँ से गुजरता है तो स्पर्म्स उस एग को फर्टिलाइज़ कर देते हैं। तो ये आपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखना है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो ओविडक्ट में होती है और फिर ओविडक्ट के कौन से पोर्शन में होती है तो एम्प्यूला पोर्शन में होती है। तो जो लास्ट पोर्शन है इस ओविडक्ट का दैट इज़ कॉल्ड एस्टेमस और एस्टेमस के थ्रू ही ये पाइप ओपन हो जाती हैं इनटू यूट्रस। तो जो ओविडक्ट हैं वो पाइप्स होती हैं जो कि ओवरीज से एराइज होती हैं, जो ओवरीज के करीब होती हैं और फिर वो यूट्रस में ओपन हो जाती है। ये मस्कुलर पाइप्स होती है, लॉन्ग पाइप्स होती हैं और इनकी लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर। स्मूथ मसल से बनी हुई ये पाइप्स होती हैं। अब हम यूट्रस को स्टडी करते हैं। तो यूट्रस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये इसका जो साइज़ है जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है, जब उसकी ग्रोथ हो रही होती है तो ये स्ट्रेच होता चला जाता है, इसका साइज़ बढ़ता चला जाता है।
और इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है? इसकी लोकेशन यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान में होती है। इसके सामने, इसके इंटीरियरली यूरिनरी ब्लैडर लोकेटेड होता है और इसके पोस्टीरियरली रेक्टम लोकेटेड होता है। तो जो यूट्रस है उसका ये वाला पोर्शन कहलाता है बॉडी, इसका टॉप का रीजन कहलाता है फंडस और इसकी ओपनिंग कहलाती है सर्विक्स। तो यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं एंडोमीट्रियम, एंडो मीन अंदर। जो इसकी मिडिल लेयर होती है उसको हम कहते हैं मायोमीट्रियम और जो इसकी बाहर की लेयर है इसको हम बोलते हैं पेरीमीट्रियम, पेरी मीन बाहर। तो जो एंडोमीट्रियम है ये वेस्कुलर लेयर होती है, वेस्कुलर मीन ये ब्लड वेसल से बनी हुई एक लेयर होती है और ये स्पॉन्जी होती है, मतलब कि ये नरम होती है। और इस एंडोमीट्रियम का काम ये होता है कि इसने एम्ब्रियो को रिसीव करना है और उसको अपने अंदर इम्प्लांट रखना है। तो ये इस एंडोमीट्रियम का काम होता है। लेकिन इसकी जो थिकनेस है वो वेरी करती है मंथ के डिफरेंट डेज़ में। कभी ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, कभी ये थिन हो जाता है और कभी ये ऐसा टाइम भी आता है फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल में कि इस लेयर को रप्चर करवा दिया जाता है और ये जो रप्चर फिर इसके सेलुलर डैब्रिस होंगे, जो ब्लड वेसल्स होंगे वो इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड विजाइना से एक्सक्रीट आउट कर दिए जाएंगे। तो कभी ये बन जाती है, कभी ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा वेस्कुलराइज हो जाती है। तो हम कहते हैं कि इसकी जो थिकनेस है वो वेरी करती है डिफरेंट डेज में। अब जो इसकी मिडल लेयर है दैट इज़ कॉल्ड मायोमीट्रियम। तो मायो मीन मसल्स, ये स्ट्रॉन्ग मस्कुलर लेयर होती है, ये बंडल्स ऑफ स्मूथ मसल से बनी हुई होती है जो कि ऑक्सीटोसिन के रिस्पॉन्स में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। प्रेगनेंसी के पीरियड में ये कभी भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, लेकिन जब प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगी, डिलीवरी का टाइम आएगा, तो यही स्मूथ मसल्स ऑक्सीटोसिन को रिस्पॉन्स शो करके रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करेंगे ताकि उस बेबी को बॉडी से डिलीवर करवा दिया जाए। तो मायोमीट्रियम का काम डिलीवरी के साथ होता है। जो पेरीमीट्रियम है ये बाहर की लेयर होती है, जो बाहर की वॉल बना रहा होता है यूट्रस का। वैसे तो ये थिक लेयर है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन में देखें पेरीमीट्रियम की कंपैरिजन करें विद द मायोमीट्रियम एंड विद द एंडोमीट्रियम, तो ये थिन लेयर होती है, सबसे थिन लेयर होती है पेरीमीट्रियम। तो ये हमने यूट्रस को स्टडी कर लिया कि इसका साइज़ बढ़ता चला जाता है जब बेबी की जो फर्दर ग्रोथ का प्रोसेस होता है तो उस दौरान में। और इसकी 3 लेयर्स हैं। एंडोमीट्रियम का काम होता है बेबी को इम्प्लांट रखना, मायोमीट्रियम स्ट्रॉन्ग मसल से बनी हुई होती हैं और ये डिलीवरी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। जो पेरीमीट्रियम है ये आउटर लाइनिंग बना रहा होता है यूट्रस की। अब हम पढ़ते हैं सर्विक्स को। सर्विक्स इज़ द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस, लेकिन यहाँ पे म्यूकस का एक प्लग, एक विस्कस सा म्यूकस यहाँ पर पड़ा हुआ होता है जो कि बंद कर रहा होता है यूट्रस की ओपनिंग को। लेकिन इस म्यूकस को, इसकी जो विस्कोसिटी है इसको डिक्रीज़ करने के लिए सर्टेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम कहते हैं कि जो सीमन इजैकुलेट होता है इजैकुलेशन के दौरान में, तो जब वो विजाइना में आ जाता है तो उसमें उस सीमेनियल जो वो सीमन है उसमें सीमेनियल वेसिकल्स का भी फ्लूइड मौजूद होता है और उसमें प्रोस्टैटिक ग्लैंड का भी फ्लूइड मौजूद होता है और उसमें एक फैटी सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। और वो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, वो इस म्यूकस की विस्कोसिटी को डिक्रीज़ करता है ताकि ये थिन हो जाए और हम जो स्पम्स विजाइना में इजैकुलेट हुए हैं वो स्पम्स इस सर्विक्स के थ्रू, इस यूट्रस के थ्रू होते होते इस ओविडक्ट में आ जाए। तो इसको थिन किया जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन इसको, इसकी विस्कोसिटी को डिक्रीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा हम कहते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें एग्जैक्ट उस डे पर जिस पे ओव्यूलेशन होती है, तो एक स्पेसिफिक डे होता है, तो उस दिन पर भी इस म्यूकस की विस्कोसिटी को डिक्रीज़ कर दिया जाता है। क्यों डिक्रीज़ किया जाता है? ताकि स्पर्म्स की एंट्री को पॉसिबल बना सकें, स्पर्म्स आसानी के साथ जो यूट्रस है, जो उसकी सर्विक्स का जो ओपनिंग है उसको क्रॉस करके यूट्रस में और फिर ओविडक्ट में आ जाए। तो इसकी विस्कोसिटी डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। फीमेल की बॉडी खुद भी इसकी विस्कोसिटी डिक्रीज़ कर सकती है और जो मेल का सीमन है वो भी इसकी विस्कोसिटी को डिक्रीज़ कर सकता है।
तो सर्विक्स इज़ द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस। फिर हम बात करते हैं विजाइना की। विजाइना एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है, इसकी लेंथ होती है 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक। और जो विजाइना है तो ये भी स्ट्रेच हो सकता है, ये भी ऐसे मसल से बना हुआ है जो कि स्ट्रेचेबल है। जब बेबी की डिलीवरी होती है तो बेबी इसी जगह से पास होकर डिलीवर होता है, तो उस दौरान ये विजाइना बहुत ज़्यादा डाइलेट हो जाता है। तो इसको हम इसके फंक्शंस डिफरेंट है। इसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से बेबी ने डिलीवर होकर जाना होता है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस दौरान में जब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग रप्चर हो जाती है तो उस ब्लड को भी यहीं से फ्लो करना होता है, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये रिसीव करता है पीनस को, पीनस यहीं पर सीमन को इजैकुलेट करता है, जो कि फिर सर्विक्स की तरफ भिजवा दिए जाते हैं। तो जो विजाइना की ओपनिंग होती है उसको हम कहते हैं विजाइनल ओपनिंग। और ये यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग के करीब ही इसकी ओपनिंग ओपन हो रही होती है। तो ये हमने डायग्रामेटिकली देख लिया। अब हम इसको थोड़ा सा, इसके कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम थ्योरी में भी स्टडी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम कहते हैं कि जो फीमेल है उसमें एग की प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो उस टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है जब वो फीटल स्टेज में होती है। जब वो उस फीमेल बेबी की बर्थ होती है तो एट द टाइम ऑफ बर्थ पर ओवरी में 1 से लेकर 2 मिलियन एग्स मौजूद रहते हैं। लेकिन जब वो प्यूबर्टी की स्टेज तक पहुंचती है तो इसमें बहुत ज़्यादा एग्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और सिर्फ एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी उसके पास 3 से लेकर 4 लाख तक एग्स रह जाते हैं, जो कि 25% बना रहे होते हैं। बकिया जो 75% हैं वो सारे डीजेनरेट हो जाते हैं। जबकि मेल की केस में क्या होता है, मेल की केस में डेली बेसिस पर स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है, जबकि फीमेल की बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं है। फीमेल ने एक ख़ास डिपॉजिट्स में एग लेकर आने होते हैं आफ्टर हर बर्थ, और फिर हर मंथ एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी उसमें से एक एक को सेलेक्ट करेगी और एक एक को वो मैच्योर करवाएगी। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है, हम oogenesis में भी इसको स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने ये समझना है कि जब बेबी गर्ल पैदा होती है तो उसके बॉडी में ऑलरेडी एक फिक्स्ड डिपॉजिट्स में एग्स पड़े होते हैं। जब ये जो बेबी गर्ल है जब ये प्यूबर्टी की स्टेज तक जाएगी तो जस्ट इसके एग्स मैच्योर होंगे। डेली बेसिस पर फीमेल की बॉडी में एग्स नहीं बनते हैं। तो प्यूबर्टी तब होती है जब हाइपोथैलेमस अपना GnRH रिलीज़ करवाना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि फिर इस फीमेल के पास वो जो फिक्स डिपॉजिट्स है उसकी लाइफ साइकिल में एक टाइम ऐसा भी आता है जब वो फिक्स डिपॉजिट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि ये जो फीमेल है तो ये मज़ीद अब फर्टाइल नहीं रहती है, क्योंकि उसके डिपॉजिट्स ख़त्म हो चुके हैं, उसके एग्स ख़त्म हो जाते हैं। तो ओवरीज को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हमने डायग्राम में उसको देख भी लिया था। 2 इन नंबर है, एलमंड शेप्ड होते हैं। इसकी लेंथ होती है 3 से 5 सेंटीमीटर तक, और इसकी विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर तक। इसकी लोकेशन होती है 1 ऑन ईच साइड ऑफ द यूट्रस इन लोअर एब्डोमेन एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल। जो हमने लिगामेंट्स की बात की कि उसके ज़रिए ये पेल्विक वॉल के साथ फिक्स रहता है और यूट्रस के साथ भी फिक्स रहता है थ्रू लिगामेंट्स। जो यूट्रस का इनर पार्ट है उसको हम मेडुला कहते हैं, और जो इसका आउटर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। और इसका क्या काम होता है इस ओवरीज का, कि इसने जो एग है ओवा है उसकी फॉर्मेशन करनी होती है। इसके अलावा इसने रिलीज़ करना होता है फीमेल के सेक्सुअल हार्मोन्स, जिसको हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इनको हम ओवेरियन हार्मोन्स भी कहते हैं, और इनकी नेचर होती है स्टेरॉइड। जितने भी सेक्सुअल हार्मोन्स हैं दे आर स्टेरॉइड इन नेचर। तो ये हमने ओवरीज को पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा इसकी डायग्राम को भी देखते हैं। ये है ओवरी की डायग्राम। इस ओवरी को इस तरीके से ये ओविडक्ट सराउंड कर रहा है, और ये इस ओविडक्ट की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिसको हम कहते हैं फेम्ब्रियाई। ये देखिए ये ओविडक्ट है। तो ओवरी का अगर इस तरीके से हम कट सेक्शन देखें तो जहाँ से लिगामेंट है वहाँ से इसमें ब्लड वेसल्स एराइज हो रही हैं। लिम्फेटिक वेसल्स भी इसमें अंदर जाती हैं, और इसमें जो नर्व्स और वेन्स हैं तो वो भी यहाँ से इंटर होते हैं। इस ओवरी के अंदर इस तरीके से छोटे छोटे से ओवम्स पड़े हुए होते हैं जिनको हम oocytes बोलते हैं। तो
इनमें से कुछ मेच्योर हो रहे हैं, इनको हम कहते हैं डेवलपिंग फॉलिकल्स। ये इस तरीके से जब मेच्योर होते हो जाते हैं तो ये इस एग को बहुत ज़्यादा लेयर्स में सराउंड कर लेते हैं। पहले ये सिंगल लेयर में सराउंड करते हैं, लेकिन जब ये डेवलपमेंट इनकी होती है तो इनकी जो फॉलिकल सेल्स हैं ये वो सेल्स होते हैं जो एग को सराउंड कर रहे होते हैं, तो फिर इनकी लेयर्स भी मज़ीद ज़्यादा हो जाती हैं। और जब ये मेच्योर स्टेज तक चला जाता है तो फिर ये ईस्ट्रोजन को रिलीज़ करवाना स्टार्ट कर देता है, जो कि फीमेल के ओवरी से रिलीज़ होने वाला उसका सेक्शुअल हार्मोन होता है। फिर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन ये एग इस फोलिकुलर सेल्स से रिलीज़ हो जाता है। ये देखिए, ये फोलिकल सेल्स इस ओवरी के अंदर ही रह जाते हैं, जबकि एग यहाँ से ओव्यूलेट होकर हम कहाँ पर आ गया है, ओविडक्ट में आ गया है। और ये फिम्ब्रिया इसको कवर कर रहे हैं ताकि ये एग कहीं बाहर ना चला जाए। तो ये जो रप्चर्ड फोलिकल सेल्स होंगे जिससे एग चला गया है, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और आप देख भी सकते हैं कि ये येलोविश कलर का होता है, इसको हम येलो बॉडी भी कहते हैं। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखा जाता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम का काम भी हार्मोन के प्रोडक्शन के साथ होता है। ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरोन को। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इसको मेंटेन रखा जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो इस कॉर्पस ल्यूटियम को डीजेनरेट किया जाता है। यह है डीजेनरेटिव कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये एक ओवरी का स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ छोटे छोटे से सेल्स होते हैं जिनको हमने कहा oocyte। इसको कुछ प्रोटेक्टिव सेल्स सराउंड कर रहे होते हैं जिनको हम फोलिकल सेल्स कहते हैं। जब ये एग मेच्योर होता जाता है तो इसके फोलिकल सेल्स भी ज़्यादा लेयर्स में अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो वो ईस्ट्रोजन को रिलीज़ करते हैं। फिर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन ये अपना एग रिलीज़ कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, ओव्यूलेशन। और जो ये जो बचा कुचा फोलिकल सेल्स हैं तो ये ग्लैंडुलर हो जाते हैं, ये एक येलोविश बॉडी बना देते हैं जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। वो एग वहाँ से चला गया है, अगर ये एग यहाँ से गया और स्पर्म के साथ कंबाइन हो गया तो हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गई, प्रेगनेंसी हो जाएगी। और इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखा जाता है क्योंकि फिर ये इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है, फिर ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ कर रहा होता है। तो प्रोजेस्टेरोन हमें थ्रू आउट प्रेगनेंसी चाहिए होता है, तो इसलिए इस कॉर्पस ल्यूटियम को थ्रू आउट प्रेगनेंसी मेंटेन होना है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फिर इसका तो कोई काम ही नहीं बचता है, इसलिए फिर क्यों प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करना होगा, तो इसको डीजेनरेट कर दिया जाता है। तो ये हमने ओवरी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है तो वो भी देख लिया। अब हम पढ़ते हैं ओविडक्ट को, जिसको हमने कहा फिलोपियन ट्यूब या हमने उसको ओवेरियन डक्ट कहा। 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है। ये एक्सटेंड होती है फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी, और ये यूट्रस के अंदर इसकी पाइप रन कर रही होती है, ओपन हो जाती है। जो इसका पार्ट है विच इज़ क्लोजर टू द ओवरी दैट इज़ कॉल्ड इन्फेंडिबुलम, और जो एजेस हैं इन्फेंटिबुलम के उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम कहते हैं फेम्ब्रियाई। और ये फेम्ब्रियाई क्या करते हैं, ये कलेक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं, ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। आफ्टर इट्स ओवुलेशन द इन्फेंटिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट दैट इज़ कॉल्ड एम्प्यूला, और जो इसका इस ओविडक्ट का लास्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एस्टेमस, और जो एस्टेमस है वो ओपन हो जाता है इनसाइड द यूट्रस। अच्छा, अब हमने कहा कि ये जो ओविडक्ट है तो ये स्मूथ मसल से बनी हुई एक पाइप होती है। इसके अंदर कॉलमनर सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि कॉलम्स की तरह अरेंज हुए होते हैं। मैंने डायग्राम में उसको भी शो करवाया हुआ है। तो ये जो एपिथेलियल सेल्स यहाँ पर मौजूद हैं ये 2 टाइप के सेल्स होते हैं। एक वो सेल्स हैं जिनके पास सीलिया होता है, और एक वो सेल्स होते हैं जो कि नॉन सिलिएटेड होते हैं। ये 2 तरह के सेल्स इस एपिथेलियल लाइनिंग में मौजूद रहते हैं। जो सिलिएटेड सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये कंटिन्यूअसली लैशिंग करेंगे और स्पर्म से कहेंगे कि आ जाओ, एम्प्यूला की तरफ आ जाओ। और हम जो एग है उसको क्या बोलेंगे, उसको इन्फेंडिबुलम से पुश करते जाएंगे। उसकी लैशिंग की वजह से ही जो एग है जब वो इन्फेंडिबुलम में आ जाएगा तो वो एम्प्यूला की तरफ पुश होगा। मतलब स्पर्म को एक साइड से लेकर आ रहे हैं और एग को दूसरे साइड से लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर इनके फ्यूजन के लिए ये काम कर रहे होते हैं। तो ये लैशिंग की वजह से ही स्पर्म और जो एग है उसके डायरेक्शन को और एक दूसरे के करीब लेकर आ रहे होते हैं। और जो नॉन सिलिएटेड सेल्स है ये क्या करते हैं, ये इस ट्यूब के अंदर
अब इनके पास तो सीलिया है ही नहीं, तो फिर ये क्या करेंगे, कुछ न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं इस ट्यूब के अंदर, ताकि जो स्पर्म है उसको भी खुराक मिलती रहे, जो ओवम है उसके लिए इन्वायरमेंट मॉइस्ट रहे, और अगर इन केस फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो जो रिजल्टिंग जाइगोट होगा उस बेचारे के पास तो अभी प्लासेंटा है ही नहीं, तो वो कहाँ से नरिशमेंट लेगा। अब उसको डिवीज़न के लिए जो नरिशमेंट चाहिए होगी वो अपनी इन्हीं जो कि ल्यूमन है इस ओविडक्ट की, वहीं से अपने लिए नरिशमेंट लेता रहेगा। तो ये इस स्मूथ लाइनिंग की अंदर हमने एपिथेलियल सेल्स का जिक्र किया कि सिलिएटेड सेल्स हैं एंड नॉन सिलिएटेड सेल्स हैं। सिलिएटेड सेल्स की लैशिंग की वजह से, सिलिया की लैशिंग की वजह से स्पर्म एग के करीब आ जाता है और एग स्पर्म के करीब आ जाता है, तो दोनों कंबाइन होकर फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना देते हैं। और जो नॉन सिलिएटेड सेल्स होते हैं ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं जो कि एरिया को मॉइस्ट बना रहे होते हैं, और वहाँ पे इन्होंने न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस यानी कि ग्लूकोज वगैरह को भी रिलीज़ करना होता है, ताकि जो इनिशियल स्टेजेस है जाइगोट की, जो इनिशियल स्टेजेस है डिविजन्स की, उसको ये फैसिलिटेट कर सके, स्पर्म या एग को प्रॉपरली नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूट्रस के बारे में। बैक लेग एक होलो सा स्ट्रक्चर है, और इसकी पोजीशन हमने देख ली थी कि ये जो मिडल में है, ब्लैडर के पोस्टीरियरली नहीं, सही है, ब्लैडर के ये पीछे आ रहा होता है, इसके फ्रंट में ब्लैडर मौजूद होता है और इसके बैक साइड पर रेक्टम मौजूद होता है, और इसकी शेप ऐसी होती है कि अगर हम नाशपाती को उल्टा रख दे तो इन्वर्टेड पेयर की तरह इसकी शेप होती है। और इसने क्या करना होता है, इसने रिसीव करना होता है किसको, इसने एम्ब्रियो को रिसीव करना होता है, उसको इम्प्लांटेड रखना होता है और उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है। तो ये हमने स्टडी कर लिया है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अलावा हमने सर्विक्स और विजाइना को स्टडी कर ही लिया था। सर्विक्स को हमने ओपनिंग कहा था, और विजाइना वो मस्कुलर ट्यूब जो कि डिफरेंट फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसने बेबी को भी यहीं से डिलीवर करवाना होता है। उसने अगर एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाती है तो एंडोमेट्रियम की जो सेलुलर डेब्रिस है, जो ब्लड वेसल्स का जो ब्लड है, उसको यहाँ से रिलीज़ करना होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसने पीनस को रिसीव करना होता है, इसने सीमन को रिसीव करना होता है। तो इट्स ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरीज हैं, ओवरीज ने एग को रिलीज़ करना होता है, पहले से वो बने हुए होते हैं। जस्ट प्यूबर्टी के टाइम में हर एक ओवरी में सबसे जो स्ट्रॉन्ग एग होता है उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है, उसको मेच्योर करवा दिया जाता है, और उसको कुछ लेयर सराउंड कर रही होती है फोलिकुलर सेल्स। जब वो वहाँ से ओव्यूलेट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन, और इसको फिर कलेक्ट कर लेते हैं ओविडक्ट्स। तो ओविडक्ट्स के फिर 3 पोर्शन हैं, इन्फेंडिबुलम, एम्प्यूला और एस्टेमस। तो इन्फेंडिबुलम एग को रिसीव करता है, जो एम्प्यूला है उसमें फर्टिलाइजेशन होती है, और जो एस्टेमस है वो ओपन हो जाता है इनसाइड द यूट्रस। यूट्रस एक बैकलेग स्ट्रक्चर है जिसकी 3 लेयर्स होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम का काम होता है कि इसने रिसीव करना है और इम्प्लांट करना है एम्ब्रियो को, मायोमेट्रियम ने डिलीवरी में हेल्प करनी होती है, और पेरीमेट्रियम बाहर की लेयर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सर्विक्स हमने ओपनिंग को कहा, और विजाइना हमने कहा सर्विक्स की जो एक्सटर्नल जो उसकी पाइप लाइक स्ट्रक्चर है उसको हमने कहा विजाइना।